590 रुद्राक्ष और आदित्य की फोन पर बातें, धमकी, अध्यांश की शादी तय। वीरा अंश में हाथापाई। डाइनिंग चेयर पर सभी बैठे हुए थे, जहां पर भावना की भी नजर आदित्य और अध्यांश पर जाती है। जहां उन दोनों के आते ही घर का माहौल एकदम शांत सा हो चुका था, वहीं आदित्य के बगल में अधीरा भी आकर बैठता है। भावना अपने बगल में बैठी श्री से बोली, वैसे ये प्राणी है कौन जिनके आते ही यहाँ का वातावरण ही चेंज लग रहा है। ये बोलते हुए वो खुद से बोली, बिल्कुल मेरे घर की तरह है। पर श्री भावना को पूरी तरह से इग्नोर करती है। ये देख भावना की आंखें छोटी हो जाती है। आदित्य भी भावना को देखता है और वही विरांश की तरफ देखा। विरांश और आदित्य के आंखों के कांटेक्ट से ही जैसे अध्यांश को कुछ समझ आता है और उसे ऐसा लगता है जैसे उससे कुछ छुपाया जा रहा है। इस बात से उसे गुस्सा आता है और वह एक नज़र उन सभी को देखा। वही भावना अभी भी देखो जा रही थी, तभी अभिराज उसके बगल में बैठते हुए धीरे से उसके कान में बोला, ये तुम्हारे ससुर जी हैं। ये सुनते ही भावना हैरानी से उसे देखी। जहां अभिराज उसके बगल में बैठा था, वह दांत भींचते हुए कुछ कहती, उससे पहले ही आदित्य की आवाज आती है, पीयूष तुमने मुझे कहा था ना कि तुम्हें मुस्कान के लिए कोई अच्छा लड़का चाहिए और कुछ ऐसा घर जिसको तुम जाने पहचाने अपनी बेटी को भेज सको। ये सुनते ही पीयूष की नज़र अचानक आदित्य पर जाती है और वो उसे देखते हुए बोला, आदित्य मैं तो वह इसलिए। वह इतना ही कहता है कि उसकी बात को काटते हुए आदित्य खाने को खाते हुए बोला, मैं अपने बड़े बेटे अध्यांश के लिए मुस्कान का हाथ मांगता हूँ। ये सुनते ही जैसे वहां पर अचानक ही एकदम शांति से फैल जाती है। मुस्कान भी जो खाना खा रही थी, वो हैरानी से आदित्य की तरफ देखती है। वही अध्यांश जो खाना खा रहा था, वह भी वैसे ही बैठा रहा। तभी पीयूष हैरानी से और हड़बड़ाते हुए बोला, आदित्य ये तुम क्या कह रहे हो? आई वह इतना ही बोलता है कि आदित्य उसकी तरफ देखते हुए बोला, तो क्या तुम्हें मेरा बेटा पसंद नहीं? आदित्य जानबूझकर इस बेटे शब्द पर जोर दे रहा था, जो उसके गुस्से को बढ़ा रहा था। ये सुन पीयूष बोला, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम भी जानते हो। पर उसकी बात फिर से काटते हुए बोला, मैं कोई फोर्स नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रस्ताव रख रहा हूँ। अगर तुम्हें पसंद हो तो तुम एक बार मुस्कान से इस बारे में बात कर सकते हो। ये बोलते हुए मुस्कान को देखते हुए बोला, आप सोच समझकर एक बार जवाब जरूर दीजिएगा। मुस्कान नजरें नीचे कर लेती है। सनाया तो कभी पीयूष को तो कभी आदित्य, दोनों को ही घूरे जा रही थी। आखिर चल क्या रहा है न? वही अध्यांश जो ये सब सुन रहा था, नजरें उठाकर आदित्य से बोला, क्या मुझसे भी कोई मेरी परमिशन मांगेगा? ये बात बोलते हुए अध्यांश के आवाज में कठोरता थी। ये सुनते ही आदित्य बोला, मेरा कहा ही तुम्हारे लिए वही लकीर होगी। जो मैं चाहूंगा वैसा ही होगा। और यदि तुम्हें मौका चाहिए तो सिर्फ एक है, तुम खुद उस लड़की को सभी के सामने रिवील करो जिस लड़की को तुमने अपना गर्लफ्रेंड बताया है, वरना मैं जो कहूंगा वही होगा। ये सुनते ही अध्यांश उठ पड़ता है और गुस्से में चेयर पर हाथ दे मारता है, जिससे चेयर धड़ाम से पीछे गिरती है और अध्यांश वहां से अपने कमरे की तरफ चला जाता है। वही आदित्य चुपचाप बैठे अभी भी वैसे ही खाया जा रहा था। वही भावना कभी जाते हुए अध्यांश को तो कभी आदित्य को देखती। अर्जुन आदित्य को देखते हुए बोला, आदित्य ये सब क्या है और तुम? उसकी बात को बीच में काटते हुए आदित्य बोलता है, क्या चाहते हो कि डिनर इनकम्प्लीट रहे? ये सुन वीर बोला, और जो तुम्हारा बेटा चला गया है उसका क्या? ये सुन आदित्य बोला, जिसको खाने की कदर ना हो उन्हें फोर्स भी नहीं करना चाहिए। ये कह वह चुपचाप खाना खाने लगता है और एक नज़र श्री को उठाकर देखा, जो चुपचाप से सिर नीचे किए खा रही थी, या यूं कहा जाए डरकर अपनी आंखें नीचे की हुई थी। आध्या को खाना खाने के लिए निम्मी बुलाने गई थी, पर उसने अपनी तबीयत की वजह से आने से मना कर दिया, बल्कि वो नित्या का भी हाथ पकड़ी रह गई। इस वजह से उन दोनों का खाना उनके कमरे में भिजवा दिया गया था। वही आदित्य खाना खा लेता है तो अर्जुन उसे देखते हुए बोला, मुझे तुमसे बात करनी है आदित्य। ये सुनते ही आदित्य उठकर खड़ा होते हुए बोला, पंडित को बुलाओ और सगाई की डेट फिक्स करो। ये बोल वो वहां से अपने कमरे की तरफ चला जाता है। ये देख सभी एक दूसरे को देखने होते हैं। मारिया बोली, मैं उससे बात करती हूँ। पृथ्वी बोला, क्या बात करोगी, एकदम अपने मन का हो चुका है। आन्या होती थी तो कम से कम वह हर चीजों के लिए लड़ जाती थी, अपनी बातों पर डट जाती थी और इस इंसान को अपने कहे हुए बातों से भी मुकरना होता था। पर अब तो ये किसी की सुनता नहीं। ना जाने इस परिवार पर, इन बच्चों पर कौन सा अपना गुस्सा दिखा रहा है। ये बोल चले जाते हैं। आज फिर से आन्या का जिक्र हुआ था, जिसे वहां बैठी श्री को कुछ अजीब सा महसूस होता है। ये नाम जिसे सुन उसे अजीब फीलिंग सी होती थी कि कुछ उसके बेहद अपने करीब हो। आशिमा उठकर खड़ी होते हुए भावना को देख बोली, अभी हमने जो भी चीज़ सुना इसके बारे में हम अच्छे से डिस्कशन करेंगे। ये सुन भावना तुरंत बोली, डिस्कशन क्या करना है, जो करना है अभी करिए। इनफैक्ट जब इंसान ही पकड़ा गया है तो आज ही बात करे, ताकि मैं भी यहाँ से कल ही जा सकूं। आशिमा और भावना को इस मैटर में बात करते देख अधीरा उठकर खड़ा होते हुए बोला, किस बारे में बात?
ये सुनते ही दोनों ही एक साथ उसे देखते हैं। तभी आशिमा बोली, कुछ नहीं, अब घर चलो, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ये सुन अधीरा कुछ बोलता कि आशिमा उसे आंखें दिखाती है। ये देख उसे घुरकर वहां से चला जाता है। अभिराज भावना को देखा पर भावना उसे इग्नोर करती है। वही वंश उठते हुए बोला, प्रिया से बोला, आध्या डिनर के लिए क्यों नहीं आई। ये सुन कीर्ति बोली, आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए कमरे में अपने दोस्त के साथ है। ये सुनते ही वंश बोला, दोस्त पर कौन सा दोस्त, उसका कौन सा दोस्त बन गया, कितने लोगों को पनाह दिए जा रहे हो। ये बोलते हुए वह भावना को देखा। तभी प्रिया बोली, है कोई तुम्हारे जिंदगी के जंजाल बनी लड़की की नाम की तरह ही उसकी दोस्त है नित्या। वह भी आज घर पर आई है और बेचारी से हमारा अच्छे से इंट्रोड्यूस नहीं हुआ, तबीयत खराब होने पर वह उसके साथ ही है। ये सुनते ही वंश के कान खड़े हो जाते हैं। वही अभिराज, विरांश, यहाँ तक कि रोहन सभी एक तरफ से एक दूसरे को देखते हैं। अभिराज बोला, क्या नाम लिया आपने नित्या। ये सुन प्रिया चिढ़ते हुए बोली, उस लड़की का नाम मत लो। जब भी तुम उस लड़की का नाम लेते हो मुझे याद आता है कि कैसे मेरे प्यारे से मासूम बच्चे पर चुड़ैल बनकर लटकी हुई है। ये सुनते ही सभी अपना मुंह बंद कर लेते हैं। वही अभिराज की चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और वो बोला, अच्छा तो तूने ये कहानी बताई है। ये सुनते ही वंश उसे आंखें दिखाते हुए बोला, चलो मुझे तुमसे बात करनी है। ये सुन अभिराज बोला, अरे पर मुझे आंटी के बातों का जवाब तो देने दो। पर वो उसे लेकर वहां से चला जाता है और विरांश को देखते हुए उसे कुछ इशारा कर वहां से निकल जाता है। वही भावना वहीं बैठी ही रह जाती है। तभी कीर्ति अन्वी से बोली, अन्वी और श्री बेटा, अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो तो आज भावना को आप अपने कमरे में ले जाइए। वह क्या है, आज सभी लोग यहीं पर रुकने वाले हैं, इसलिए सारे गेस्ट रूम भरे हैं। मैं आध्या के कमरे में भेज देती, पर वहां पर नित्या भी है। ये सुन श्री और अन्वी एक दूसरे को देखते हैं। वही बार बार आध्या नाम सुन भावना बोली, वैसे यह आध्या है कौन। ये सुनते ही कीर्ति बोली, वो आध्या अंश के हॉस्पिटल में काम करती है और हमारे साथ ही रहती है। भावना ज्यादा कुछ नहीं पूछती और वह भी उठते हुए श्री और अन्वी के सर पर हाथ फेंकते हुए बोली, तो दोनों क्यूटी चलो, मुझे भी थोड़ा रेस्ट करना है, मुझे अपना कमरा दिखा दो। श्री अपने सर से उसका हाथ झटकते हुए बोली, पहली बार मुझे क्यूट शब्द से इतनी ज्यादा इरिटेटिंग फील हो रही है। भावना उसे जाते हुए देखते रह जाती है। उसके रिएक्शन को देख प्रिया बोली, बेटा उसके बात का बुरा मत मानना, उसकी जो दिल में होता है वही जुबां पर होता है और वह ये नहीं सोचती कि उस इंसान को हर्ट भी होगा, पर एहसास होते ही वह खुद तुम्हारे पास आ जाएगी। प्रिया इतना ही बोलती है कि भावना हंसते हुए बोली, इट्स ओके आंटी, मुझे ऐसे नखरे झेलने की आदत है और वैसे भी वह कितना भी गुस्सा करे फिर भी वह देखने से बिल्कुल बच्ची और मासूम ही लग रही है। दरअसल इन दोनों को देखकर मुझे अपनी छोटी बहन की याद आ गई, वह भी इन्हीं की तरह नटखट और शैतान है, बस इसलिए। ये सुन प्रिया बस हाँ में सिर हिलाती है और वही अन्वी के साथ भावना छत की तरफ जाने लगती है। पर वीरांश के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था और वह खुद से कहता है, तो क्या इसकी कोई छोटी बहन भी है, ये इन्फॉर्मेशन मुझसे कैसे चुक हो गया। वहीं दूसरी तरफ अध्यांश अपने कमरे में चारों तरफ टहल रहा था। अभी भी उसके दिमाग में आदित्य की सारी बातें ही गूंज रही थी और घूम भी रही थी। वो गुस्से में तिलमिलाया हुआ था और जब उसे गुस्सा फिर से बर्दाश्त नहीं होता तो फिर से एक हाथ दीवार पर दे मारता है। आदित्य जिसको कहने को वह भले ही कहता था उससे कोई मतलब नहीं है, ना ही उन दोनों का कभी पत्ता था, पर आदित्य की बातें वह कभी टालता नहीं था। पर इसका मतलब यह नहीं कि आदित्य उसकी निजी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला ले लिया। वह अपने बालों में हाथ डाल चिखते हुए बोला, आखिर ये इतना जिद्दी क्यों है। ये सुनते ही पीछे से आवाज आई, तुमने सवाल गलत पूछा, तुम्हें ये पूछना चाहिए आखिर उनकी तरह इतना जिद्दी मैं क्यों हूँ। ये सुनते ही अध्यांश पीछे देखा, वहां पर विरांश खड़ा था। विरांश को देखते ही उसका गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और एक झटके से वह आता है और एक जोर से लात उसके सीने पर मारता है। ये वार कुछ इस तरह था कि विरांश एक झटके में दूर जा गिरता है। दूर गिरने के बाद भी विरांश धीरे से बैठ बोला, अध्यांश कामडाउन पर अंश उतने पर ही नहीं रुकता और उसके कॉलर को पकड़कर उसे खड़ा करते हुए दीवार से सटाते हुए बोला, हाउ डेयर यू, हाउ डरे यू चीट एंड लाई टू मी। ये बोल वह दीवार से सटाते हुए विरांश के गर्दन को दबाने लगता है। वीरा अभी भी उसे चुपचाप बस देखे जा रहा था, पर एक शब्द अपने मुंह से नहीं निकालता। उसे पता था अंश किस हद तक गुस्से में है और वह इस समय बात करने पर मूड में नहीं है। आदित्य का गुस्सा और बाकी जो भी उसने देखा होगा, विरांश को समझ आ गया था कि उसने कुछ तो नोटिस कर लिया है। वही अध्यांश अभी भी उसके गर्दन को दबोचा हुए था। वही विरांश जिसका दम घुट रहा था, पर उसने अपने मुंह से एक शब्द नहीं निकाला कि उसे छोड़े, बस वह अपनी आंखें बंद कर लेता है। ये होते ही अध्यांश झटके में उसका गर्दन छोड़ उसे फिर से धकेल देता है। विरांश धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ता है और लंबे लंबे सांस लेते हुए वैसे ही जमीन पर लेट जाता है। ऐसा नहीं था कि वह अध्यांश से खुद को छुड़ा नहीं सकता था, वह उसको एक झटके से खुद से दूर कर सकता था,
पर उसे पता था कि अध्यांश को झूठ बोलने वाले से सख्त नफरत है और वो किस कदर पागल हो जाता है। वो वैसे ही जमीन पर लेटे बोला, मुझे विश्वास था कि तू मेरे बिना तो रह नहीं पाएगा, इसलिए जिंदा तो छोड़ ही देगा। उसके इस सीरियस चुटकुले पर अध्यांश का गुस्सा फिर से चढ़ता है और वह जोर से दीवार पर हाथ मारते हुए वीरा से बोला, मुझे एक्सप्लेन करो वीरांश रायजादा। अगर मुझे सही से तुमने एक्सप्लेन नहीं किया और यदि मुझे पता चला कि तुम मेरे बाप के साथ मिलकर कोई घटिया प्लान कर रहे हो मेरे खिलाफ, जिसके बारे में मुझे नहीं पता, तो मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। ये बोलते हुए वह वहीं सोफे पर बैठ जाता है और जेब से सिगरेट निकाल अपने मुंह में रखकर उसकी लंबी लंबी कश लेने लगता है। उसकी आंखें इस समय गुस्से में लाल थी, उसके चेहरे पर पसीने और गुस्से में घबराहट देखी जा सकती थी। अपने शर्ट के बटन को खोलते हुए वह खींचकर उसके ऊपर फेंककर मार देता है, जिसे वीरांश कैच कर लेता है और अध्यांश को देखा जहां वह उसे ही देखे जा रहा था। अध्यांश फिर से बोला, सिर्फ 5 मिनट एक्सप्लेन। ये सुन वीरांश बोला, अरे यार पहले मेरी बात तो सुन, मुझे तूने इतना मारा है उसका। तभी अध्यांश बोला, 4 मिनट। ये सुन वीरांश उसे बस घूरकर देख सकता था। वहीं दूसरी तरफ मुस्कान भी, जो इस समय आध्या और नित्या के कमरे में थी, और वह जाकर सोफे पर एक तरफ लेट जाती है। वो किसी से भी कोई बातें नहीं करती। नित्या मुस्कान को देख वो कुछ कहने का होती है, पर मुस्कान तो उसकी तरफ देखती भी नहीं और आंखें बंद कर लेट जाती है। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे जो किसी को दिखाना नहीं चाहती थी। वही आध्या, जो इस समय बिस्तर पर लेटी थी और नित्या उसके पास ही बैठी थी। आध्या को फीवर चढ़ा था, पर वह नित्या को नीचे नहीं जाने दे रही थी और ना ही किसी से बताने को बोल रही थी। अचानक से आध्या को क्या हुआ नित्या भी समझ नहीं पा रही थी। इतना तो उसको समझ में आया था कि जरूर इसके मन में कुछ तो ऐसा चल रहा है जिसे सोच सोच उसकी यह हालत हुई है। धीरे धीरे उसका बुखार बढ़ता जा रहा था। नित्या की गोद में सर रख वह इस समय आंखें बंद की हुई थी। नित्या को समझ नहीं आ रहा था, वह भी अपनी आंखें बंद कर बेड से टिक कर लेट जाती है। वहीं दूसरी तरफ सनाया इस समय पीयूष के ऊपर पूरा दाना पानी लिए चढ़ी थी। वो गुस्से में भी उसको देखते हुए बोली, पीयूष ये सब क्या है और यह कौन सी खिचड़ी पका रहे हो तुम दोनों। ये सुनते ही पीयूष अपना बचाव करते हुए बोला, सनाया इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, मेरे सिर पर खुद ही बम फूटा है। ये सुन सनाया बोली, अच्छा तो जो आदित्य ने कहा कि तुमने मुस्कान की शादी के लिए किसी को ढूंढने के लिए कहा था, क्या वह झूठ बोल रहा था। ये सुन पीयूष हड़बड़ाते हुए बोला, मुझे एक्सप्लेन करने का मौका तो दो। ये सुनते ही सनाया गुस्से में बोली, कि जानते हुए भी शांतनु मुस्कान को पसंद करता है और वह भी बचपन से। कहीं ना कहीं हमने मुस्कान के अंदर भी यह फीलिंग देखी है कि वो उसे पसंद करती है, उसके बाद भी तुम ये रिश्ता करवा रहे हो। ये सुन पीयूष अपना सर पकड़कर बिस्तर पर बैठते हुए बोला, अरे भाग्यवान, पहले मेरी बात तो सुनो। ये तुम्हारी मास्टनी कब जाएगी मुझे तो समझ नहीं आती। और हाँ, रही बात उस शांतनु की, तो हाँ मुझे नहीं पसंद, क्योंकि वह एक नंबर का फ्लटी इंसान है। ये सुन सनाया उसे घुरकर देखी, जैसे कह रही हो अपने समय में खुद क्या थे। पीयूष, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बेटी उसको पसंद करती है, पर मुझे नहीं लगता। पूछने पर भी वो कोई जवाब नहीं देती। ये सुन सनाया चिढ़कर बोली, उसकी माँ हूँ मैं और मुझे अच्छे से पता है कि मेरी बेटी के दिल और दिमाग में क्या चलता है। ये सुन पीयूष बोला, अच्छा तो ठीक है, जाकर पूछो अपने बेटी से, वो कहे कि हाँ वह शांतनु को पसंद करती है तो मैं कल की कल उससे शादी कर दूंगा। ये सुन सनाया चुप हो जाती है तो पीयूष बोला, अगर मेरी बेटी उसे पसंद करती है तो भला मैं क्यों नहीं उसकी खुशी चाहूंगा। जब भी मुस्कान से मैं बात करता हूं तो वह सीधे कहती है कि वो शादी नहीं करना चाहती है। सनाया अपना सिर पकड़कर बैठ जाती है और उसे देखते हुए बोली, पीयूष तुम्हें हमारी जिंदगी अच्छे से पता है, हम एक दूसरे के प्यार में हमने बहुत दर्द झेला है। मैं नहीं चाहती हमारे बच्चे भी ऐसे ही दर्द झेले। वह अपनी मर्जी से अपने प्यार के साथ शादी करे, ना कि बिना मर्जी के। सनाया की आंसू भरी आंखों को देख पीयूष आंसू पोंछता है। आखिर उससे ज्यादा बेटर कौन जानता था। वह सभी एक दूसरे के प्यार में दर्द खाए हुए थे, लेकिन वह नहीं चाहती थी कि उनके बच्चे भी ऐसा हो। पीयूष सनाया के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, तुम चिंता मत करो, तुम्हें पता है न आदित्य ने क्या कहा है कि जो भी होगा मुस्कान की मर्जी से होगा। हम इस बारे में उससे अच्छे से बात करेंगे, ठीक है। सनाया कुछ नहीं कहती है, उसके सीने से लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ रात काफी हो चुकी थी। अनवी जो एक तरफ सो चुकी थी, दूसरी तरफ श्री अपनी ड्राइंग बना रही थी। हमेशा श्री की आदत थी, जब भी अनवी सो हो जाती थी तभी वह अपनी ड्राइंग को कंप्लीट करती थी, क्योंकि अक्सर अनवी उसका मजाक उड़ाती थी। पर आज उसके कमरे में कोई और भी था, भावना। अनवी और श्री का बेड काफी बड़ा था, या यूं कहा जाए एकदम प्रिंसेस की तरह उनका बेड बड़ा था, और वही उनके साथ ही भावना भी लेटी हुई थी। पर अभी थोड़ी देर पहले ही वो वॉशरूम जाती है, तभी भावना का फोन रिंग करता है। फोन रिंग करता है तो दूर से ही श्री एक नज़र उठाकर फोन को देखी और फिर चुपचाप अपना काम करने लगती है।
पर फिर से वह फोन रिंग होता है। रिंग होते ही जो इस समय श्री ड्राइंग बनाने में थी वह धीरे से आगे बढ़कर फोन बिना नाम देख उठाती है और सीधे उसे कान पर लगाते हुए बोली, जिसका भी फोन आया है या जिसका भी फोन है या जिसको भी कॉल किया है वह इस समय वॉशरूम में पिछले 20 मिनट से बैठी हुई है। कृपया थोड़ा इंतजार करें। ये बात वह बोलती ही है तभी उधर से एक भारी शरीर को ठंडा कर देने वाली एक गहरी आवाज आती है, कौन हो? ये सुनते ही अचानक श्री जम सी जाती है। कुछ देर तक तो पूरी शांति छाई रहती है। न जाने क्यों यह आवाज सुनकर श्री को अपने बॉडी में एक अजीब सा महसूस होता है और उसके मुंह से एक भी आवाज नहीं निकलता। वहीं दूर अपने कमरे में बैठा शख्स रुद्राक्ष, जिसके हाथ में फोन था और उसके सामने एक लैपटॉप जिसमें शायद इस समय वह ढूंढ रहा था जैसे वह इस कॉल को ट्रेस करने की कोशिश कर रहा हो, क्योंकि कुछ ही दिन में सब कुछ पता चल चुका था जो भी, क्योंकि उसके गार्ड को अभी तक भावना मिली नहीं थी और ना ही कॉल उठा रही थी। भावना होती तो शायद ये कॉल ना उठाती, पर शायद ये कॉल श्री के हाथों लग गया था। वही उधर से फिर से आवाज आती है, मैंने पूछा कौन हो? ये सुनते ही श्री के हाथों से फोन हड़बड़ाहट में गिरने को होता है, पर वो फोन को पकड़ते हुए कपकपाते आवाज में बोली, कौन हूँ का क्या मतलब? बात करने की तमीज नहीं है क्या? ऐसे कोई डरा कर बात करता है? ये सुनते ही उधर बैठे रुद्राक्ष का हाथ जो लैपटॉप पर चल रहा था अचानक रुक जाता है। वही कुछ पल के लिए वह वैसे ही रहता है, एक बार नंबर देखा है और फिर बोला, प्रिंसेस को फोन दो। ये सुन श्री भड़कते हुए बोली, क्या कहा प्रिंसेस? ओह हेलो भारी पहलवान, प्रिंसेस सिर्फ मैं हूँ, बाकी कोई भी नहीं। वही श्री की यह बातें सुनते ही वहां पर बैठा रुद्राक्ष के आंखें कठोर सी हो जाती है। वही डोर खोलकर भावना बाहर आती है तभी श्री गुस्से में बोली, और हाँ, जिस डुप्लीकेट प्रिंसेस की बात कर रहे हो ना, वह पूरी की पूरी डायन है, उसे यहाँ से ले जाओ। उसने मेरे भाई को मारा, बहुत मुश्किल से मैं उसके साथ कमरे शेयर कर रही हूँ, वरना मैं उसकी। वह इतना ही कहती है कि भावना झटके से उसके हाथ से फोन लेती है। श्री भावना को देखी, वही भावना न जाने क्यों डरते हुए फोन पर नंबर देखी वह कांप सी जाती है और वह धीरे से कान के पास लगाते हुए बोली, खेलो भाई। वह इतना ही बोलती है तभी उधर से रुद्राक्ष अगले ही पल एक कीबोर्ड पर एक बटन प्रेस करता है और देखते ही देखते हैं उसके पास भावना की पूरी लोकेशन उसके सामने थी और लोकेशन जो वह देखता है उसके हाथों की मुठियां जोर से कस जाती है और अगले ही पल वह फोन कट कर देता है। शायद वह श्री की बकबक इसलिए सुन रहा था क्योंकि उसे लोकेशन ट्रैक करनी थी। उसके फोन कट करते ही भावना जैसे ही अपने फोन में मिनट देखी, उसे समझते देर नहीं लगती कि उसका भाई है, उसके लोकेशन को ट्रेस कर चुका है और चाह कर भी ना भाग सकती थी, नहीं कुछ कर सकती थी वरना। वही श्री जो कुछ बोलने को होती है पर भावना का डरा चेहरा देखकर वह शांत पड़ जाती है और वह भावना को देखते हुए बोली, तुम डर क्यों रही हो? ये सुनते ही भावना उसे देखी जो उसका चेहरा देखते हुए श्री का भी चेहरा मायूस हो जाता है। तभी भावना उसे देखते हुए बोली, नहीं बस ऐसे ही। यह सुन श्री बोली, क्या तुम उस इंसान की वजह से डर रही हो? ये सुन भावना के चेहरे पर हंसी आ जाती है क्योंकि श्री यह बात काफी मासूमियत से बोलती है तो भावना भी हाँ में सिर हिलाती है। ये देख श्री बोली, हाँ पता है, मेरे खड़ूस बाग्ड बिल्ले आंख वाले बड़े पापा ऐसे ही डरावने हैं, बिल्कुल ऐसे ही गुस्से में बात करते थे, पर वह ना अब काफी अच्छे से बात करते हैं और वह मुझे डांटते भी नहीं है। ये कह वह रूम में टहलते हुए सारी बातों को बताने लगती हैं। वही भावना की नज़र अचानक श्री की उस पेज पर जाती है जिस पर वह ड्राइंग बना रही थी। जैसे ही उस पेज को उठाकर भावना देखी, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है और वह उन आंखों को देखते हुए बोली, ये तो बिल्कुल भाई की तरह हुबहू आंखें हैं। वहीं दूसरी तरफ आदित्य बालकनी में खड़ा था और सिगरेट के कस लिए जा रहा था। जैसे उसके चेहरे पर कुछ तो था तभी उसके फोन पर घंटी बजती है। फोन पर घंटी बजते ही आदित्य उस फोन को उठाकर खुद के सामने करता है। उस पर एक नंबर था जो अननोन था, पर न जाने क्यों आदित्य के चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल आ जाती है और वह फोन को उठा अपने कान पर लगाते हुए एक लंबी सांस लेते हुए बोला, काफी अरसे बीत गए हैं पर आज तुम्हारी फोन आ ही गई। ये सुनते ही एक जेब में हाथ डाले और दूसरे हाथ से अपने कान पर फोन को लगाए बालकनी में खड़ा रुद्राक्ष भारी आवाज में बोला, मेरी बहन को यदि अपने बहकावे में लेने की कोशिश की आदित्य सिंह राजवंश तो भूलना मत, आज तुम्हारे आमने सामने खड़ा होने की ताकत है मेरे पास। ऊप्स, तुमसे भी ज्यादा ताकत है। आदित्य के चेहरे पर हंसी आ जाती है और उसकी बात सुन जोर जोर से हंसने लगता है। आदित्य की हंसी कुछ इस तरह सार्कास्टिक थे जो शायद वहां कोई भी सुनता तो दहल से जाता। रुद्राक्ष की बातों को मजाक में उड़ा दिया। वही रुद्राक्ष के हाथों की मुठियां कस जाती है। ये स्टोरी अगर अच्छे लगे तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं और दूसरा एपिसोड डालूंगी और मेरे चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा।